हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है उसको मैं बता दूं। माय नेम इज़ वैष्णवी। आई एम अ नीट एजुकेटर, बायोलॉजी एजुकेटर। आई हैव 8+ एक्सपीरियंस इन कोचिंग इंडस्ट्री ओनली। अंडरस्टूड। सो फार वी हैव स्टडीड टिल फर्टिलाइजेशन, है ना। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को फर्टिलाइजेशन समझाया था। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखिए, फर्टिलाइजेशन एक बार हम लोग थोड़ा सा बता दें कि फर्टिलाइजेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था। बेसिकली जो लोग नहीं आए थे वो प्रीवियस क्लास प्लीज़ मेरा देखिएगा कि जो सेकेंडरी oocyte है ना, उसके अंदर कंप्लीट स्पर्म की एंट्री होगी। पूरा का पूरा स्पर्म जो है वो ह्यूमंस में और मैमल्स में इंटर करता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte, और उसके वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, ओवम का, या जिसको ओटिड भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। ये जो मियोसिस 2 है, या जिसको सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन बोलते हैं, ये अनइक्वल डिवीजन होता है। oogenesis में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों की दोनों डिविजन्स अनइक्वल होते हैं, सो दैट जो प्राइमरी oocyte है उसका सारा साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte को मिले, और फर्दर वो जो यू कैन से साइटोप्लाज्म है वो ओवम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद से बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि कंप्लीट स्पर्म इंटर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte। इज दिस क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है कि स्पर्म और ओवम का जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा सूज जाता है, स्वेल हो जाता है, और स्वेल होने की वजह से उसका जो क्रोमैटिन है या डीएनए है वो डिकंडेंस हो जाएगा, और उसको अब हम लोग बोलेंगे मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के नाम से जानेंगे। ये जो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट जो है वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ना, उसमें 46 क्रोमोसोम्स पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इज दिस क्लियर और नॉट। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया था किस जगह पर हो रहा है, तो फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ हो रहा है, तो एम्प्यूलरी रीजन में हो रहा है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सारा कॉपुलेशन या हर बार अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। ऐसा नहीं है कि हर बार कॉपुलेशन की वजह से या सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाए, ऐसा नहीं है। फर्टिलाइजेशन विल ओनली अकर when the male gamete, that is sperm, and the female gamete, that is ovum, will reach the ampullary region simultaneously, है ना। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एम्प्यूलरी रीजन में एक साथ पहुंचता है तभी फर्टिलाइजेशन जो है वो होगा। इज इज क्लियर और नॉट। अदरवाइज फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। विच स्ट्रक्चर इन स्पर्म कैन बी रेफर्ड एज इंजाइमेटिक नाइफ। स्पर्म में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको हम इंजाइमेटिक नाइफ की तरह बात करते हैं या बोलते हैं। योर आंसर विल बी एक्रोजोम। आंसर क्या होगा, एक्रोजोम होगा। इज इज क्लियर। एक्रोजोम जो है उसको इंजाइमेटिक नाइफ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एक्रोजोम है जो कहाँ प्रेजेंट है, स्पर्म के हेड में। इट इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। इसमें कई सारे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कलेक्टिवली हम स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। अंडरस्टूड। और ये जो इंजाइम्स हैं दे आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। एक्रोजोम जो है ये किससे बन रहा है, गोल्जी बॉडी से बन रहा है। और ये क्या है एक्चुअली में, इट इज़ अ मॉडिफाइड लाइसोजोम। तो आपको याद रखना है एक्रोजोम इज़ अ मॉडिफाइड लाइसोजोम फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज। अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर से मैं बोल रही हूँ कि पूरा का पूरा स्पर्म जो है इट इंटर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte, जिसमें से कि जो स्पर्म के सिर्फ 2 ही पार्ट्स रहते हैं जिंदा, जो कि है न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। बाकी सारे पार्ट स्पर्म के डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, डिजनरेट कर जाएंगे, फैगोसाइटोज हो जाएंगे स्पर्म। और ये स्पर्म के सारे पार्ट्स इन द फीमेल या यू कैन से इन द फीमेल गैमीट या इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ठीक, इवन माइटोकॉन्ड्रिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्पर्म का सारा माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और बच्चे को जो भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा वो मदर के साइड से मिलेगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मैटर्नल इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इज दिस क्लियर। ये जो न्यूक्लियस है और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है स्पर्म का, वही सिर्फ रह जाता है।
प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, तो जाइगोट के बाद जब सबसे पहली बार क्लीवेज होता है, सबसे पहली बार डिवीजन होता है, उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है। अंडरस्टूड? कैसे काम करेगा वो मैं आपको समझाऊंगी। और जो न्यूक्लियस वो क्या करेगा, इट विल फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल गैमीट। स्पर्म का न्यूक्लियस फीमेल के गैमीट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? देखिए जो सेकेंडरी oocyte है ना, या फिर जो हमारे यू कैन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओवम जो होता है उसमें भी शुरू में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, लेकिन मैचुरेशन के समय पर वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रिमूव हो जाता है, सो दैट कोई कन्फ्यूजन नहीं हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के समय हमें सिर्फ एक ही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए जो फीमेल के साइड का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो रिमूव हो जाएगा और स्पर्म के साइड का जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो रह जाएगा, जो कि फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करेगा। अंडरस्टूड और नॉट? यहाँ तक बातें अगर समझ में आई है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिए, सो दैट आई कैन स्टार्ट विथ इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो टेक 3-4 सेकेंड ऑफ टाइम एंड राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम नीट पर्सपेक्टिव। तो इम्प्लांटेशन एक्चुअली में क्या है? इम्प्लांटेशन क्या है? एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। एक स्ट्रक्चर हम लोग आगे अभी डील करेंगे, पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अंदर बनता है। कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसी ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, इम्बेडमेंट हो जाता है। यही ब्लास्टोसिस्ट जाकर क्या होता है ना कि यूट्रस की लाइनिंग में जाकर धंस जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की लाइनिंग में जाकर धंस जाएगा, इम्बेड हो जाएगा, और उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। तो जब ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग में, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वहाँ पर जाकर इम्बेड हो जाता है। कब इम्बेड होता है? तकरीबन 6 से 7 दिन फर्टिलाइजेशन के 6 to 7th डे पर जाकर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में इम्बेड हो जाता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन विल मार्क द बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, या इम्प्लांटेशन विल लीड टू प्रेगनेंसी। ये कभी आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कैन लीड टू प्रेगनेंसी, और एग्जामिनर आपको कोई भी 4 ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गैमिटोजेनेसिस, या इम्प्लांटेशन, या you can say gamete transfer, या you can say fertilization. So which one will be the best answer? The best answer will be implantation. So implantation will lead to pregnancy. And what actually is implantation? Implantation is embedment of blastocyst in endometrial lining of the uterus at approximately 6 to 7th day of fertilization. Is this clear or not clear? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोग क्या जान रहे हैं बेसिकली कि स्पर्म और ओवम जो है वो जब आपस में फ्यूज़ करता है तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ना, जिसको हम जाइगोट बोल रहे होते हैं। और उसका प्लॉइडी कितना है? वो डिप्लॉयड है। उसमें क्रोमोजोम कितने हैं? 46 क्रोमोजोम है। अंडरस्टूड? जाइगोट जो है यही डिप्लॉयड जो नेचर है किसका, सेल का, उसको रिस्टोर कर देता है। सेल्स जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। और गैमेटिक सेल्स क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। स्पर्म और ओवम जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। लेकिन जाइगोट का फॉर्मेशन जो है इट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड नेचर ऑफ द सेल। अंडरस्टूड? और जाइगोट जो है एक प्रकार का टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट सेल क्या होता है बेटा? तो टोटीपोटेंट सेल वैसे सेल्स होते हैं जिसके पास ये कैलिबर है, जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर दे। यानी ऐसा कोई सेल जिसकी वजह से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो सके, वैसे सेल को हम टोटीपोटेंट सेल के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो स्पर्म और ओवम आपस में मिलकर जाइगोट बनाता है। इस जाइगोट में क्लीवेज होना शुरू होता है, यानी डिवीजन होना शुरू होता है। क्लीवेज एक प्रकार का माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें ग्रोथ फेज एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे।
और फर्स्ट क्लीवेज में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रोल प्ले करता है। अब उसके बाद से क्लीवेज से ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसको ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमियर बनेंगे और उस स्टेज को हम मॉड्यूला स्टेज बोलेंगे। तो मॉड्यूला स्टेज एक ऐसा स्टेज है जो मलबेरी के जैसा दिखता है। मलबेरी जिसको हिंदी में शहतूत बोलते हैं, है ना, तो मलबेरी जिस तरह से अरेंज होता है ना क्लस्टर में, उसी प्रकार से मॉड्यूला अरेंज्ड होता है, इसीलिए इसका नाम मॉड्यूला पड़ता है। और ये सब इवेंट्स यानी जाइगोट का फॉर्मेशन, है ना, क्लीवेज का बनना, ये सारी चीज़ें जो है ये ओविडक्ट में फैलोपियन ट्यूब में हो रही होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मॉड्यूला जनरली 4 से 5 दिन में बन जाता है फर्टिलाइजेशन के, और अप्रॉक्सीमेटली 5th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन में ये जो मॉड्यूला है ये यूट्रस के कैविटी के अंदर चला जाएगा। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर यूट्रस के कैविटी के अंदर जाकर एक स्टेज बनाता है जिसको हम ब्लास्टूला स्टेज बोलते हैं या ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। यही ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अंदर जाकर इम्बेड होता है, यूट्रस के इनर मोस्ट लाइनिंग में जाकर इम्बेड होता है। उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? और इम्प्लांटेशन लीड टू प्रेगनेंसी। अब ये जो ब्लास्टूला स्टेज से लेकर आगे जो हम लोग बढ़ रहे हैं, ये सारे इवेंट्स यूट्रस के अंदर हो रहे हैं। मॉड्यूला तक के जो इवेंट्स थे वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर हुए थे। तो एग्जामिनर का ये क्वेश्चन बन सकता है कि मॉड्यूला कहाँ पर बना, तो आपका आंसर ओविडक्ट होगा, फैलोपियन ट्यूब होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ब्लास्टोसिस्ट कहाँ बना, तो योर आंसर विल बी यूट्रस। समझ में आया? इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ, देन योर आंसर विल बी यूट्रस। इज दिस क्लियर और नॉट? अब इम्प्लांटेशन के बाद एक स्टेज आता है जिसको हम गैस्ट्रूला स्टेज बोलते हैं। इस गैस्ट्रूला स्टेज में आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि जर्म लेयर्स बनते हैं। पहले एंडोडर्म और एक्टोडर्म बनता है और बाद में एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मीजोडर्म बनता है ना, क्योंकि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हम में 3 जर्म लेयर्स है। तो पहले एक्टोडर्म एंडोडर्म बन जाता है, फिर बाद में मीजोडर्म जो है वो बनता है। ठीक है, तीनों जो जर्म लेयर्स हैं वो साथ नहीं बनते, मीजोडर्म बाद में बनता है। इसीलिए पहले डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आए हैं, उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आए हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि निडेरिया, टीनोफोरा, उसमें 2 ही जर्म लेयर्स होता है ना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म तो उनमें एब्सेंट होता है। इन स्पाइट ऑफ मीजोडर्म वहाँ पर मीजोग्लिया आपने पढ़ा होगा। यस और नो? अब ये जो गैस्ट्रूला स्टेज के बाद न्यू रिलेशन होता है। न्यू रिलेशन का मतलब यहाँ पर बेसिकली न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। अंडरस्टूड? और नर्वस सिस्टम का ऑरिजिन कौन सा जर्म लेयर होता है? एक्टोडर्म। नर्वस सिस्टम इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। उसके बाद से एम्ब्रायो बनने लगता है, यानी जैसे ही आपका न्यू रिलेशन होता है ना, यानी नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, उसी समय बिगिनिंग हो जाती है किसकी? ऑर्गन के फॉर्मेशन की, है ना। एम्ब्रायो जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी, और ये सारे इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं? एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में। और 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट कर कर बच्चा जो है उसकी डिलीवरी हो जाएगी, और डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लीवेज। ठीक है, अब हम लोग क्लीवेज स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं ना ये सब जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी, और वो मैं रिकॉर्ड की थी, बोल बोल के रिकॉर्ड की थी, और साथ साथ में मैं लिख रही थी, है ना। पहले मैंने नहीं लिखा था, ये साथ साथ में मैंने लिखा था और रिकॉर्ड भी किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर में वो वॉइस वाला शायद ऑफ हो गया था, और उसकी वजह से मेरा 1 आवर एंड 34 मिनट 38 सेकेंड का, यानी 1 आवर 35 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, वो सारी चली गई, विदाउट वॉइस आई। तो फिर मुझे दोबारा ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो नोट्स मेरे ऑलरेडी बने हुए थे, तो इसीलिए मैं उसको फिर बोल बोल के आपको अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। एक बार ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। इट्स ओके। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं क्लीवेज के बारे में, है ना। क्लीवेज क्या है? क्लीवेज एक प्रकार का माइटोटिक डिवीजन है। क्लीवेज क्या है? एक प्रकार का माइटोटिक डिवीजन है जिसमें G1 और G2 फेज यानी ग्रोथ फेज एब्सेंट है। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे क्लीवेज में जो सेल्स बनते हैं उसको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। माइटोसिस में जो सेल्स बनते हैं उसको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। क्लीवेज जाइगोटिक सेल में बनेगा, है ना, होगा।
यानी जाइगोट में जो डिवीजन होता है उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। और माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, नॉर्मल सेल्स में। ओके, क्लीवेज जो है वो आपका उसमें ग्रोथ फेज जो है वो एब्सेंट होगा, G1 और G2, इसीलिए इंटरफेस जो होगा उसमें क्या होगा, शॉर्ट होगा और ये फास्टर हो जाएगा, है ना। क्लीवेज जो है वो फास्टर होगा, लेकिन माइटोसिस में G1 और G2 दोनों प्रेजेंट होगा। क्लीवेज में G1 G2 एब्सेंट होता है, सिर्फ एस फेज प्रेजेंट होता है, यस और नो। इसीलिए जो माइटोसिस है इसमें G1 G2 दोनों प्रेजेंट होगा तो ये स्लोअर होगा। इसमें क्लीवेज में शॉर्ट इंटरफेस क्यों होगा, क्योंकि G1 को होने में ही 9 आवर्स लग जाता है, G2 को होने में अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटा लग जाता है, जो कि क्लीवेज में G1 और G2 आता ही नहीं है। तो ये जो 9 आवर और 6 आवर का जो टाइम है वो सेव हो जाता है, इसीलिए इंटरफेस शॉर्ट हो जाता है और क्लीवेज जो है वो फास्टर हो जाता है। इज दिस क्लियर और नॉट। उसके अलावा क्लीवेज में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो बढ़ता है, यानी न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन इन केस कंपेयर टू साइटोप्लाज्म आई एम टॉकिंग, लेकिन इन केस ऑफ यू कैन से माइटोसिस ये ऐसा नहीं होता, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स माइटोसिस में सेम रह जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्लीवेज में याद रखना है, दैट इज़ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस, है ना। अब आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज कैसे हो रहा है। तो जैसे मान लो ये मदर सेल है ना, मदर सेल के अंदर जब क्लीवेज हुआ, डिवीजन हुआ, तो 2 डॉटर सेल्स बने। क्या बने, 2 डॉटर सेल्स। तो ये जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं, क्या इसमें दोनों में साइटोप्लाज्म का अमाउंट सेम दिख रहा है आपको? नहीं, सेम नहीं दिख रहा है ना। इन डॉटर सेल्स में साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है ये मदर के कंपैरिजन में क्या है, कम है, यस और नो। यानी कि इसमें जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है ये क्या हो गया, कम हो गया कंपेयर टू न्यूक्लियर रेशियो। देखिए न्यूक्लियस तो मदर सेल के जैसा ही है, मदर में भी एक न्यूक्लियस था, यहाँ भी एक न्यूक्लियस है, यहाँ भी एक न्यूक्लियस है, यस और नो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीजेस एंड द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बिकम्स हाफ। सो न्यूक्लियर रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू द साइटोप्लाज्म इज इंक्रीजिंग। न्यूक्लियस का जो रेशियो है विथ रिस्पेक्ट टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इज इंक्रीजिंग, इसीलिए बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस, यस और नो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, माइटोसिस में ऐसा नहीं हुआ। माइटोसिस में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है इट रिमेन सेम। इसमें जैसे कि अगर एक मदर सेल है ना, एक मदर सेल है और वो अगर डिवाइड कर रहा है 2 डॉटर सेल्स में, तो आप देखिए इन दोनों डॉटर सेल्स में जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, इन दोनों का जो कॉमन यू कैन से कंटेंट है वो दोनों मदर सेल के जैसा ही है, यस और नो। ये जो डॉटर सेल्स बने हैं इसमें जो न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म कंटेंट जो है इट इज़ सेम एज इन द मदर सेल, yes or no। तो in case of mitosis the nucleocytoplasmic ratio remains same। is this clear or not। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, है ना। क्लीवेज में ये दोनों जो टर्म्स हैं ये याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं दोनों टर्म्स, ठीक है। इज दिस क्लियर। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए ये जो है ये जाइगोट है, ठीक है, ये जाइगोट है, जाइगोट बन गया, आप देख रहे हो ये जाइगोट है। और जाइगोट के बाहर जो लेयर है ये कौन सा लेयर है, दिस इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा, है ना। जोना पेल्यूसिडा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और अंदर जो मैंने बनाया है दिस इज द न्यूक्लियस, अंडरस्टूड, ये न्यूक्लियस है और ये सब जो एरिया है दिस इज द साइटोप्लाज्म। इज दिस क्लियर और नॉट। अब इसमें सबसे पहला क्लीवेज हुआ, सबसे पहले क्लीवेज में हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो हम सबको मालूम है कि जो सबसे पहला क्लीवेज होगा उसमें कौन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, है ना। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल इन द फर्स्ट क्लीवेज। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या कर रहा होता है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डिवाइड्स इनटू 2 एंड इट कम्स एट द अपोजिट पोल, है ना, एंड इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग स्पिंडल्स, स्पिंडल बनाने लगेगा और वो डिवाइड कर लेगा अपने आप को 2 हिस्सों में। और फर्स्ट जो डिवीजन होगा वो कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए ये जाइगोट है तो पहला जो डिवीजन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, समझ में आ रहा है। ये जो क्लीवेज है इस तरह का जो डिवीजन है उसको मेरीडियोनल प्लेन बोलते हैं, है ना। जो वर्टिकल डिवीजन हुआ इस तरह का
पोल टू पोल वाला, उसको हम मेरीडियोनल प्लेन बोलते हैं। आप देख सकते हो। और क्या जोना पेलुसिडा हट गया? नहीं, जोना पेलुसिडा अभी भी इंटैक्ट है। इज दिस क्लियर और नॉट? और देखो आप, जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है पर सेल वो डिक्रीज हो गया, लेकिन न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो क्या हो गया? एज अ होल अगर हम बात करें तो इंक्रीज हुआ, है ना। न्यूक्लियर कंटेंट जो है दोनों ब्लास्टोमियर में इंक्रीज हुए, लेकिन पर सेल अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो वो डिक्रीज हुआ। तो फर्स्ट क्लीवेज बनने की वजह से, फर्स्ट क्लीवेज की वजह से क्या बना आपका? बेसिकली दो ब्लास्टोमियर्स बने, है ना। दो ब्लास्टोमियर्स बने फर्स्ट क्लीवेज की वजह से। क्या हुआ? दो ब्लास्टोमियर्स बने। और जोना पेल्यूसिडा जो है अभी भी इंटैक्ट है। ये फर्स्ट जो क्लीवेज हुआ, क्या इसमें जाइगोट पूरी तरह से डिवाइड हुआ? तो आप बोलोगे यस, जाइगोट जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हुआ। अगर जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड कर जाए तो उस तरह के क्लीवेज को हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस तरह के क्लीवेज को बाबू? होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। समझ में आया? क्या इसमें जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, क्या दोनों इक्वल साइज के दिख रहे हैं आपको? नहीं, आपको इक्वल साइज के नहीं दिख रहे हैं ना। ये वाला जो ब्लास्टोमियर है, ये वाला जो ब्लास्टोमियर है ये छोटा है ना। ये जो ब्लास्टोमियर है ये छोटा है, और जो दूसरा वाला ब्लास्टोमियर है वो बड़ा है। तो इसीलिए जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक तो होता है, लेकिन अनइक्वल होता है। वाई इट इज़ कॉल्ड होलोब्लास्टिक अनइक्वल? because zygote divides completely but into unequal blastomere, yes or no। और फर्स्ट क्लीवेज जो है वो मेरीडियोनल है। मेरीडियोनल मतलब वर्टिकल प्लेन है डिवीजन का, और ये स्लो है। स्लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट क्लीवेज होने में ही 30 आवर्स लग जाता है ना। 24 घंटे से 30 घंटे लग जाता है फर्स्ट क्लीवेज को होने में ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जब सेकेंड जो क्लीवेज होगा वो इक्वेटोरियल होगा। इक्वेटोरियल इस तरह का प्लेन ऑफ डिवीजन है ना। इक्वेटर आपने पढ़ा ही होगा, यस और नो। और इस समय जो सेल स्टेज बना वो 3 सेल स्टेज है। आपकी एनसीईआरटी 2, 4, 8, 32 ऐसे सेल स्टेज बनाई है, लेकिन 3 सेल स्टेज भी आता है ह्यूमन के क्लीवेज में। और अगर 3 सेल आए ह्यूमन के क्लीवेज में, तब उस तरह के स्टेज को एसिंक्रोनस डिवीजन बोलते हैं। अगर डिवीजन में 2 स्टेज, 1 से 2 बने, 2 से 3 बने, 3 से 4 बने, 4 से 8 बने, यानी अगर ऑड नंबर भी आ रहा है, 3 जो है वो ऑड नंबर है ना, तो इस तरह का जो डिवीजन है या ग्रोथ है उसको अर्थमेटिक डिवीजन बोलते हैं या एसिंक्रोनस बोलते हैं। तो ह्यूमन का जो क्लीवेज है उसके लिए हम एसिंक्रोनस वर्ड यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक वर्ड यूज़ करते हैं। यस और नो? यस और नो? अब उसके बाद से ये जो थर्ड स्टेज होता है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेन ऑफ डिवीजन होता है वो फिर से मेरीडियोनल होता है। यस और नो? मेरीडियोनल होता है। और एक स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है कि ऐसा लगता है ना कि एक देखो आपका इक्वेटोरियल हुआ, उसके बाद फिर मेरीडियोनल हुआ, तो बेसिकली 90 डिग्री एंगल जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है। इसीलिए बहुत बार ह्यूमन के क्लीवेज को रोटेशनल क्लीवेज भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारे पॉइंट्स मैंने सम अप करके लिखे हैं, आप परेशान मत होइए। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल हम ह्यूमन के क्लीवेज के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये 4 सेल स्टेज आया, और उसके बाद से फिर आपका एक स्टेज बनेगा मॉड्यूला। मॉड्यूला जो है वो 8 to 16 सेल स्टेज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये सब चीज़ें कहाँ बन रही हैं? ये सब चीज़ें बन रही हैं फैलोपियन ट्यूब में। इज़ दिस क्लियर? ये सब चीज़ें कहाँ हुई? फैलोपियन ट्यूब में हुई। इज़ दिस क्लियर? आई होप आई एम वेरी क्लियर। ठीक है। अब यहाँ देखो मॉड्यूला जो है ये 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज है। मॉड्यूला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये मलबेरी से रिजेंबल कर रहा है, जिसको हम हिंदी में शहतूत बोलते हैं। और इस मॉड्यूला में भी जोना पेलुसिडा अभी तक इंटैक्ट है। और ये कहाँ बन रहा है? फैलोपियन ट्यूब में बन रहा है। कब बन रहा है? 4th to 5th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन में बन रहा है। फर्टिलाइजेशन के 4th-5वें दिन में मॉड्यूला स्टेज बन रहा है फैलोपियन ट्यूब में। जब फैलोपियन ट्यूब से में एम्प्यूला से इस्तमस की तरफ मूवमेंट हो रहा है, उसी समय मॉड्यूला स्टेज बनता है। साइज जो है मॉड्यूला का और जाइगोट का वो सेम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? साइज जो है मॉड्यूला का और जाइगोट का वो सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि जोना पेलुसिडा अभी तक इंटैक्ट है। देखिए जोना पेलुसिडा जो है मॉड्यूला में भी है इंटैक्ट, और जोना पेलुसिडा जाइगोट में भी था। ये 2 ब्लास्टोमियर स्टेज था तब भी था, 3 सेल स्टेज था तब भी था, 4 था तब भी था, मॉड्यूला है तब भी है। इसीलिए साइज जो है किसका? मॉड्यूला का और जाइगोट का वो सेम है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जोना पेलुसिडा भी इंटैक्ट है। लेकिन मॉर्यूला में न्यूक्लियस ज़्यादा होगा। क्यों न्यूक्लियस ज़्यादा होगा मॉर्यूला में? क्योंकि जो डीएनए कंटेंट है किसमें? मॉर्यूला में वो ज़्यादा है। नंबर ऑफ जो सेल्स हैं किसमें? मॉर्यूला में ज़्यादा है। यस और नो? पर सेल साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है वो कम है। लेकिन एज अ होल अगर मॉर्यूला में न्यूक्लियस की बात करें और न्यूक्लियस का कंपैरिजन करें हम किसके साथ? जाइगोट के साथ, तो न्यूक्लियस की कंपैरिजन के साथ अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस ज़्यादा है किसमें? मॉर्यूला में, है ना। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्लीवेज में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? यस और नो? और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इज इज क्लियर और नॉट क्लियर? और जोना पेलुसिडा क्यों इंटैक्ट है? जोना पेलुसिडा एक्चुअली प्रिवेंट करता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? मान लीजिए अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना होकर किसी और जगह पर हो जाए, जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, है ना, तो वैसी प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। हम सबको मालूम है कि इम्प्लांटेशन का जो बेस्ट साइट है दैट इज़ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन वहाँ नहीं होकर किसी और जगह पर हो गया, जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो गया, तब उसे ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा फैटल हो सकता है मदर के लिए और फीटस के लिए, दोनों के लिए। इसीलिए उसको अबॉर्ट करने में ही भलाई है। इज इज क्लियर और नॉट? तो जोना पेलुसिडा बेसिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। आई होप आई एम क्लियर। समझ में आया होगा ये चीज़। अब देखिए यहाँ पर ये जो जोना पेलुसिडा है, क्या इस स्टेज पे हम एक एक सेल के किस्मत के बारे में जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि कौन सा सेल क्या बनेगा? बिल्कुल भी नहीं जानते। हम लोग नहीं जानते कि कौन सा सेल क्या बनेगा। यानी कि इस स्टेज तक भी एक एक सेल जो है वो टोटी पोटेंट नेचर रखता है। यानी एक एक सेल जो है वो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बना सकता है। इसीलिए कभी कभी मॉर्यूला अगर ब्रेक हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। यस और नो? क्योंकि एक एक सेल के पास ये कैलिबर है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने का। यानी हमारा जो क्लीवेज है उसमें जो ब्लास्टोमियर के स्टेजेस होते हैं, अर्ली ब्लास्टोमियर के जो स्टेजेस हैं या उसके जो डेस्टिनी है वो डिसाइडेड नहीं है। और इस तरह का क्लीवेज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? इस तरह का क्लीवेज कैसा क्लीवेज कहलाता है? इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो हमारा क्लीवेज कैसा है? स्लो है, क्योंकि फर्स्ट क्लीवेज में ही 24 से 30 आवर्स लग जा रहा है। एसिंक्रोनस है, क्योंकि 3 सेल स्टेज भी देखने के लिए मिलता है, ऑड नंबर भी देखने के लिए मिलता है। इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि ब्लास्टोमियर का फेट हमें नहीं पता। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज किस में होता है? एनिमल किंगडम ने आपने पढ़ा होगा, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में और कॉर्डेटा में। देखिए इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, ड्यूटोरोस्टोम का कंडीशन, और तीसरा इंटेरोसिलोम। आई एम रिपीटिंग, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, ड्यूटोरोस्टोम का कंडीशन और इंटेरोसिलोम, ये तीनों चीज़ें इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में देखने के लिए मिलती हैं। हमारा क्लीवेज जो है होलोब्लास्टिक अनइक्वल है और रोटेशनल वर्ड भी यूज़ करते हैं। ये सब बातें मैंने आपको बता दी। इज दिस क्लियर? क्लीवेज के समय क्या होता है? ड्यूरिंग क्लीवेज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पर सेल डिक्रीज। पर सेल जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यू नो दिस। और डीएनए कंटेंट जो है मॉर्यूला में वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जाइगोट, है कि नहीं? क्योंकि मॉर्यूला में सेल्स ज़्यादा है तो डीएनए कंटेंट ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस ज़्यादा होगा। इज दिस क्लियर? मेरा माउथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था 1 आवर 35 मिनट्स का, लिखा भी था साथ साथ, और वो डिलीट हो गया। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट। ठीक है, लेकिन इट्स ओके। अगर इससे भी आपको आई थिंक समझ में अच्छे से आ ही रहा होगा। ठीक है, अब ये जो मॉर्यूला है ये 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन में कहाँ आ जाता है? यूट्रस में। अंडरस्टूड? अब अगर 5th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन चल रहा है ना, मान लीजिए 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ होगा, ये सबको मालूम है। और अगर 5th डे फर्टिलाइजेशन का है, हम सबको मालूम है कि जिस समय ओव्यूलेशन होता है उस समय चांस जो फर्टिलाइजेशन का है वो सबसे हाईएस्ट होता है। तो अगर 14th डे पे फर्टिलाइजेशन हुआ है और 5th डे में मॉर्यूला यूट्रस के अंदर आ रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कौन सा दिन चल रहा होगा? तो आप 14 में 5 प्लस कर दोगे, दैट विल गिव यू 19th डे। 19th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस कौन से फेज में है? वी नो वेरी वेल, सिक्रेटरी फेज।
और ओवरी कौन से फेज में है, लूटियल फेज, कॉर्पस लूटियम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो यूट्रस है वो सिक्रीटरी फेज में है और वो सिक्रीट करता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। क्यों? क्योंकि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तब हर बार यूट्रस को लगता है कि इट इज़ गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट और वो ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स जो है वो सिक्रीट करने लगती है, सो दैट जो यू कैन से आगे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो एम्ब्रायो बनने वाला है उसको न्यूट्रिशन मिल सके। अंडरस्टूड और नॉट? अब ये जो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हैं ये मॉर्यूला के कैविटी के अंदर जो है वो देखो धंस जाते हैं और जो कुछ सेल्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे बीच में एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, यस और नो? तो ये जो बाहर वाले सेल्स हैं, ये जो बाहर वाले सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो बाहर वाले सेल हैं इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये जो बाहर वाले सेल्स हैं ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाते हैं और यही ट्रोफोब्लास्ट आगे चलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि यू कैन से एलेंट्राइस, एमनियन, कोरियन, है ना, यॉर्क सैक, ये सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आउटर ट्रोफोब्लास्ट होता है और अंदर में ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम इनर सेल मास बोलते हैं या इसको हम एम्ब्रियोनल नॉब के नाम से भी जान सकते हैं या हम इसको एम्ब्रायोब्लास्ट के नाम से भी जान सकते हैं। यही इनर सेल मास से बच्चे का फॉर्मेशन होता है, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यही इनर सेल मास जो है इसके पास स्टेम सेल्स होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि इनर सेल मास में स्टेम सेल्स होता है और ये स्टेम सेल्स जो होते हैं इससे सारे जर्म लेयर्स बन सकते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, सारे जर्म लेयर जो है वो भी इनर सेल मास से ही बनेंगे। बीच में ये जो कैविटी है जिसके अंदर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भरा हुआ है, इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील बोलते हैं और इस स्टेज को ब्लास्टूला स्टेज बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? और ये जो स्ट्रक्चर है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये जो सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्ट के, ये जो सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्ट के, आप देख सकते हो कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं वो इनर सेल मास के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? तो जो सेल ट्रोफोब्लास्ट के इनर सेल मास के साथ कनेक्शन बना रहे हैं उन पर्टिकुलर सेल्स को हम सेल्स ऑफ रॉबर बोलते हैं। वो सेल्स जो हैं वो स्टिकी होते हैं और वो इम्प्लांटेशन में मदद करते हैं। तो सेल्स ऑफ रॉबर जो हैं दे आर द सेल ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट विच आर स्टिकी इन नेचर, विच हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन एंड विच इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू द इनर सेल मास और एम्ब्रायोब्लास्ट। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो आउटर ट्रोफोब्लास्ट है ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा। यही आउटर ट्रोफोब्लास्ट जो है ये एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। और ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन है, एससीजी हार्मोन है, यही कॉर्पस लूटियम को प्रेगनेंसी के समय मेंटेन करता है। इज दिस क्लियर और नॉट? और बच्चा कौन बनाएगा? एम्ब्रायो का सारा पार्ट कौन बनाएगा? इनर सेल मास। ऑर्गन कौन बनाएगा? इनर सेल मास। जर्म लेयर कौन बनाएगा? इनर सेल मास। आई होप आई एम क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट। देखिए ब्लास्टोसिस्ट में दो लोग हैं, एक तो बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट है और अंदर की तरफ इनर सेल मास है। ठीक है, देखिए बाबू, आउटर ट्रोफोब्लास्ट क्या बना रहा है? प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, है ना। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसमें भी दो लेयर्स हैं, एक बाहर वाला लेयर जिसको आउटर साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं और एक अंदर वाला लेयर जिसको इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ये नाम आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया है। ये जो बाहर वाला लेयर होता है ट्रोफोब्लास्ट का, यही ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। यानी एससीजी कौन बेसिकली प्रोड्यूस करता है? दो लोग प्रोड्यूस करते हैं, एक तो ट्रोफोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है ब्लास्टोसिस्ट का और दूसरा प्लेसेंटा भी प्रोड्यूस करता है। और एससीजी कौन से हार्मोन को मिमिक करता है? एलएच को। ये सब बातें मैंने पहले ही आपको करी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एससीजी मिमिक्स एलएच, है ना, एंड इट मेंटेन्स कॉर्पस लूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यस और नो? और एससीजी हार्मोन ही यूरिन के अंदर आता है और इसीलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो प्रेगनेंसी किट्स के थ्रू
एचसीजी का डिटेक्शन से ये पता लगा सकती हैं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, क्योंकि एचसीजी हार्मोन इज प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इज दिस क्लियर? यहीं पर जो इनर सेल मास है इसमें भी दो पार्ट्स होता है, एक बाहर वाला जिसको हम ईपीब्लास्ट बोलते हैं और एक अंदर वाला जिसको हम हाइपोब्लास्ट बोलते हैं। जैसे एक रोटी के ऊपर दूसरा रोटी रख दो, उसी प्रकार से ये जो आपके लेयर्स हैं वो होते हैं, एक रोटी के अंदर दूसरा रोटी ऐसे। तो जो हाइपोब्लास्ट होता है अंदर वाला लेयर वो डीजनरेट कर जाता है, और जो ईपीब्लास्ट होता है ये इम्ब्रायो बनाता है और जर्म लेयर्स बनाता है। यानी इम्ब्रायो और जर्म लेयर्स बनाने का काम इनर सेल मास का होता है, और इनर सेल मास में भी कि कौन बना रहा है ये, तो आपका ईपीब्लास्ट बनाता है। अगर पूछा जाएगा स्टेम सेल किसके पास होते हैं तो आप बोलोगे इनर सेल मास के पास होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा जर्म लेयर्स कौन बनाते हैं तो आप बोलोगे इनर सेल मास बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सब बातें? ये सब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। कौन सा लेयर जो है वो अटैच हो रहा है एंडोमेट्रियम के पास? इनर सेल मास वाला साइड एंडोमेट्रियम की साइड के साथ अटैच हो रहा है, या ट्रोफोब्लास्ट वाला साइड अटैच हो रहा है? तो आपका आंसर होगा ट्रोफोब्लास्ट वाला साइड जो है वही अटैच हो रहा है एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस के साथ। समझ में आया? और यूट्राइन फंडस के अंदर वही अटैच हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट ही बाद में प्लेसेंटा बनाएगा, और प्लेसेंटा जो है वो फीटस और मदर दोनों साइड से बनता है। फीटस का भी कंट्रीब्यूशन होता है प्लेसेंटा बनाने में, और मदर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। और ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है वही अटैच हो रहा है एंडोमेट्रियम में, ताकि प्लेसेंटा ईजिली बन सके, और बाद में जो प्लेसेंटा है वो फीटस के लंग के जैसा काम कर सके और तमाम काम कर सके जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इज दिस क्लियर? और यही जब ट्रोफोब्लास्ट अटैच होगा एंडोमेट्रियम से, इसी को हम इम्प्लांटेशन बोलेंगे, एंड इम्प्लांटेशन विल लीड टू प्रेगनेंसी। जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड डेसिडुआ, है ना, जैसे डेसिडुआ पैरिटैलिस, डेसिडुआ बेसैलिस, ये सब वर्ड्स हैं जो कि हम प्रेग्नेंट यूट्रस के लिए यूज़ करते हैं वर्ड, ग्रेविड यूट्रस जिसको बोलते हैं। लेकिन ये सब आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद से ब्लास्टुला स्टेज के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट इम्बेड हो जाएगा, कहाँ पर? तो एंडोमेट्रियम में। एक्चुअली क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये कुछ इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। इस इंजाइम्स के प्रोडक्शन की वजह से ये जो जोना पेलुसिडा लेयर है ये ब्रेक हो जाता है, और उसी को बोलते हैं जोना हैचिंग। व्हाट आई एम सेइंग, आई रिपीट, ट्रोफोब्लास्ट लेयर कुछ इंजाइम्स रिलीज करता है, उस इंजाइम्स की वजह से जोना पेलुसिडा लेयर जो है वो ब्रेक हो जाता है, और उसको जोना हैचिंग बोलते हैं। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जोना पेलुसिडा से बाहर निकलता है, और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो कुछ इंजाइम्स ऐसे भी रिलीज़ करता है जो एंडोमेट्रियम के अंदर गड्ढा पैदा करते हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर जगह बनाते हैं, ताकि ब्लास्टोसिस्ट ईजिली जाकर एंडोमेट्रियम के अंदर धंस सके, एंडोमेट्रियम के अंदर बैठ सके जाकर। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर जाकर बैठता है, जोना पेलुसिडा कंप्लीटली हट चुका है, और उसके बाद से जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो डिवाइड करने लगती है और ब्लास्टोसिस्ट को कंप्लीटली कवर कर लेती है। समझ में आया होगा इतनी बातें? उसके बाद गैस्ट्रुला स्टेज में क्या आता है? जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं। समझ में आया? सबसे पहले एंडोडर्म और एक्टोडर्म बनेगा, और मीजोडर्म जो है वो बाद में बनेगा। प्लीज़ रिमेंबर, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है ट्रू और फॉल्स में कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म आर फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, आपका आंसर होगा फॉल्स। मीजोडर्म बाद में आएगा। मीजोडर्म सून अपीयर्स इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी वो बाद में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमें पता है कि 4 प्रकार के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, एक इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। यस और नो? इपिथेलियल टिश्यू तीनों के तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है, एक्टो, मीजो और एंडो तीनों से। जैसे स्किन एपिडर्मिस जो है, अगर उसकी हम बात करें तो एक्टोडर्मल हो जाएगा। अगर हम सिलोमिक इपिथेलियम की बात करें तो मीजोडर्मल हो जाएगा, और अगर हम गट इपिथेलियम की बात करें तो एंडोडर्मल हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपने पढ़ा होगा ज़रूर एनिमल टिश्यू चैप्टर में, अंडरस्टूड? अगर अच्छे से पढ़ाई किया है तभी। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जो है दे आर मीजोडर्मल इन ऑरिजिन।
है ना। हालांकि जो मसल की अगर हम बात करें तो आइरिस मसल जो आँख की है और सिलेरी मसल जो है, दे आर नॉट मीजोडर्मल, दे आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक सेल होता है नर्वस सिस्टम में, उसको माइक्रोग्लियल सेल बोलते हैं, है ना। सीएनएस का सेल है विच इज़ फैगोसाइटिक इन नेचर, वो मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है। एम से माइक्रोग्लियल, एम से मीजोडर्मल, तो ये एक्सेप्शंस होते हैं। उसके बाद और क्या इवेंट होता है गैस्ट्रुला स्टेज में? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। बस आपको ये नाम याद रख लेना है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, है ना। ईपी बॉली, इम बॉली, इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं जो आपको अब नहीं पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए। और ब्लास्टोसील जो बना था, वो जो कैविटी बनी थी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। गैस्ट्रुला स्टेज का एंड कब पता चलता है? ये कई सारे मॉड्यूल वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, है ना। ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील इंडिकेट्स एंड ऑफ गैस्ट्रुला स्टेज, यानी व्हेन इज गैस्ट्रुला स्टेज सपोज टू बी ऑब्लिटरेटेड, कब एंड हो रहा है कब एंड हो रहा है गैस्ट्रुला स्टेज का? तो ब्लास्टोसील का एंडिंग यानी ऑब्लिटरेशन ही मार्क करता है एंड ऑफ गैस्ट्रुला स्टेज। अंडरस्टूड और नॉट? इसके बाद क्या होता है? न्यूरिलेशन यानी नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन। ये कब होता है? गैस्ट्रुला स्टेज के बाद होता है ना। और ये जो न्यूरिलेशन होता है यही मार्क करता है बिगिनिंग किसका? ऑर्गेनोजेनेसिस का। इसके बाद ही ऑर्गन्स बनने लगते हैं। इसमें क्या हो रहा है? नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। न्यूरिलेशन में नर्वस सिस्टम डेवलप होता है विच इज़ एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। अब देखिए 3 जर्म लेयर्स जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो सबसे पहले क्या होता है? मीजोडर्म में नोटोकॉर्ड बनता है। एनिमल किंगडम ने आपने पढ़ा होगा कि कॉर्डेट का एक स्पेशल यूनिक फीचर है नोटोकॉर्ड, और रेमनेंट्स ऑफ नोटोकॉर्ड को हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, है ना, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है। आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आपने एनिमल टिश्यू चैप्टर पढ़ा है तो। अब ये जो नोटोकॉर्ड है, इट इज़ अ रॉड लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर, है ना। नोटोकॉर्ड इज़ नॉट हॉलो। इज दिस क्लियर और नॉट? अब ये जो नोटोकॉर्ड सबसे पहले बन रहा है मीजोडर्म में, तो अकेला बना बना ये बोर होने लगता है। ये सोचता है कि कोई मेरा साथी नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो ये क्या करता है? ये एक्टोडर्म को कुछ केमिकल मैसेज भेजता है और बोलता है कि यार एक्टोडर्म, मैं तो बन गया हूँ, तुम नहीं कुछ कर रहे हो, तुम भी तो कुछ करो। और वो जो केमिकल मैसेजिंग की प्रोसेस होती है उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मीजोडर्म में जो नोटोकॉर्ड बना उसने इंड्यूस किया एक्टोडर्म को कुछ बनाने के लिए। और एक्टोडर्म में पहले क्या होता है कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। देखो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनते हैं और वो स्ट्रक्चर बाद में आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और बीच में हॉलो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे होते हैं नर्व कॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे होते हैं? नर्व कॉर्ड। तो हमारे में जो नर्व कॉर्ड होता है, सबको मालूम होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो कैसा होता है? वो हॉलो होता है, दैट इज़ नॉट सॉलिड। सॉलिड किस में होता है? नॉन कॉर्डेट्स में। यस और नो? कॉर्डेट्स में कैसा होगा? हॉलो होगा, सिंगल होगा। नॉन कॉर्डेट्स में डबल होता है। और हमारे में डॉर्सल साइड होगा, नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो यहाँ पे गैस्ट्रुला स्टेज के बाद नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? है ना। अब इसके बाद से एक बार हम लोग एनसीईआरटी भी रीड कर लेते हैं, फिर जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। तो फर्टिलाइजेशन से ही मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, लेकिन एनसीईआरटी उस दिन रीडिंग नहीं हो पाई थी। तो आज ही हम लोग उसका भी रीडिंग करेंगे। जो बच्चे मेरे लेक्चर को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ एक बार फर्टिलाइजेशन पढ़ लीजिए, है ना। मेरे लेक्चर्स को एक बार देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, क्वाइटस हो रहा है, तो सीमेन जो है वो पेनिस के द्वारा रिलीज हो रहा है वेजाइना में। उसी प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोल रहे हैं, है ना। डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन द वेजाइना। द मोटाइल स्पर्म, स्पर्म मोटाइल है सारे ऑर्गेनिजम्स का एक्सेप्ट एस्कैरिस, एस्कैरिस को छोड़कर सारे ऑर्गेनिजम्स का जो स्पर्म है वो मोटाइल है। एस्कैरिस का स्पर्म एमीबॉइडल होता है, फ्लैजिलेटेड नहीं होता। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स।
इंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, है ना। पहले वेजाइना में, फिर सर्विक्स, फिर यूट्रस, फिर इस्थमस, फिर एम्प्यूला, है ना। और एम्प्यूला में ही फर्टिलाइजेशन होगा। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्प्यूलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, है ना। ओवम भी वहीं पहुंचेगा एम्प्यूलरी रीजन में, क्योंकि वहीं फर्टिलाइजेशन होता है। जिसके पास पहले की बुक है वहाँ एम्प्यूलरी इस्मिक जंक्शन लिखा होगा, लेकिन अभी जो रिसेंट है, कई साल, 3-4 साल हो गया होगा जब एम्प्यूलरी रीजन लिख रहा है, तो एम्प्यूलरी रीजन ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के साइड का। और एम्प्यूला जो है यही वाइडेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region, और यही this is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy। बहुत बहुत अच्छा लाइन है और assertion reason का क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपको बताया भी था कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म, है ना, एक ही साथ पहुँचे, कहाँ पर, एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में। क्योंकि आपको मालूम है कि स्पर्म 72 आवर्स के लिए ही वाइबल होता है और 24 आवर्स के लिए ओवम वाइबल होता है। तो इसी ड्यूरेशन में जब 72 आवर्स तक स्पर्म की वाइबिलिटी होगी और 24 आवर्स के लिए सेकेंडरी oocyte की वाइबिलिटी होगी, उसी ड्यूरेशन के अंदर पहुंचना होगा किसको, दोनों को, स्पर्म और ओवम को साथ में। जैसे मान लीजिए ओवम अगर रिलीज हो गया, है ना, मान लीजिए 1 सितंबर को रिलीज हो गया ओवम, है ना, और जो बेसिकली 31 अगस्त को वहाँ पे स्पर्म ऑलरेडी है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म इज़ वाइबल फॉर 72 आवर्स। तो 72 आवर्स का जो भी ड्यूरेशन है उसके विदिन अगर होता है ना, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर उसी समय ओवम भी पहुँच गया तो। इज इज क्लियर और नॉट क्लियर, ये बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए द प्रोसेस, तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। असर्शन में देगा कि ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, और रीजन में देगा फॉर फर्टिलाइजेशन ओवम एंड स्पर्म मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलरी रीजन। तो आंसर विल बी 1, यानी कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। The process of fusion of sperm with ovum is called fertilization. During fertilization, a sperm यानी एक ही sperm comes in contact with zona pellucida, है ना, एक ही स्पर्म जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आएगा ओवम के। जोना पेल्यूसिडा क्या है, नॉन सेलुलर लेयर है ना, और क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। जोना पेल्यूसिडा प्राइमरी मेम्ब्रेन है। प्राइमरी मेम्ब्रेन वो होते हैं जो सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है, and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperm। इसके बारे में हमने डिटेल में आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी जो कि पहले होता है, और उसके बाद होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। एंड जो हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, दे प्राइमरली रिलाई ऑन स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स वाला जो इस था, आप लोग पढ़ लेना, प्रीवियस क्लास देख लेना। Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretion of acrosome helps the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. Yes or no? Plasma membrane of the secondary oocyte को क्या बोल रहे थे, oolemma बोल रहे थे। This induces the completion of meiosis division of the secondary oocyte। हमने बताया था आपको कि जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा वैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल, है ना, मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों डिविजन्स अनइक्वल हैं। जिसको नहीं पता है प्लीज़ मेरे oogenesis का लेक्चर देख लीजिए। एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम, जिसको oocyte भी बोलते हैं। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है। And zygote is a vital link that ensures the continuity of organisms from one generation to another. How many chromosomes will be there in zygote? Your answer will be 46 chromosomes. One has to remember that sex of the baby has been decided at this stage itself. Yes, जैसे ही zygote बना वैसे ही सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन हो गया। और कौन डिटरमाइन करेगा साइंटिफिकली, कौन रीज़न होगा उसका, बताओ, फादर होगा। कैसे, जो आपका स्पर्म है, स्पर्म में 50% स्पर्म जो होंगे वो 22+X टाइप के होंगे और 50% 22+Y टाइप के होंगे। लेकिन जो ओवा होगा उसमें सारे ओवा 100% ओवा जो है वो 22+X होंगे ना,
क्योंकि फीमेल में क्या होता है 44 प्लस XX होता है फीमेल के अंदर, और ओवम हैप्लॉइड है तो उसमें 22 प्लस X हो जाएगा। अगर ये फ्यूज़ कर रहा है स्पर्म का 22 प्लस X वाला ओवम के साथ फ्यूज़ कर रहा है, देन इट विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू 44 प्लस XX, यानी कैसी चाइल्ड होगी, फीमेल चाइल्ड होगी। लेकिन अगर ये वाला फ्यूज़ कर गया 22 प्लस Y वाला, तो देगा आपको क्या चीज़, ये देगा आपको 44 प्लस XY, यानी कैसा चाइल्ड, मेल चाइल्ड। यानी ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द Y क्रोमोसोम। स्पर्म का अगर Y क्रोमोसोम फ्यूज़ होगा तो लड़का, और स्पर्म का अगर X क्रोमोसोम फ्यूज़ होगा तो लड़की। अंडरस्टूड और नॉट। तो साइंटिफिकली फादर जो है वो रीज़न है, लेकिन जो रूरल एरियाज़ होते हैं, गांव देहात के एरिया होते हैं, उसमें फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है। लेट अस सी हाउ, है ना, इसमें देखो लिखा भी है, एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX and that in the male is XY. Therefore, all the haploid gametes ova produced by the female have the sex chromosome X, whereas the male gamete sperm has the sex chromosome either X or Y. Hence, 50% of sperms carry X chromosome while the other 50% carry the Y. After fusion of the male and female gamete, the zygote would carry either X or XY depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum. Very simple. The zygote carrying XX would develop into a female, and that baby and जो XY है that will develop into male. You will learn more about the chromosomal pattern in chapter 5. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम पढ़ेंगे, उसमें डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के बारे में भी चर्चा करेंगे। दैट इज़ वाई साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। इसीलिए साइंटिफिकली हम बोल सकते हैं कि जो जेंडर है, जो सेक्स है चाइल्ड का, वो फादर डिसाइड कर रहा है, साइंटिफिकली मदर नहीं। The mitotic division start as the zygote moves through the isthmus of the oviduct यानी fallopian tube called cleavage। तो cleavage एक प्रकार का mitotic division ही है जिसमें growth phase absent है towards the uterus, yes or no, and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres। देखो आप में 3 स्टेज नहीं लिखा है, मैंने बोला था, लेकिन आपको याद रखना है कि 3 स्टेज भी होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्टेज है यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूज़न हो गया। किसका फ्यूज़न हो गया, तो यहाँ पे किसका फ्यूज़न हो गया, मेल और फीमेल गैमेट का। कहाँ पर, एम्प्यूला रीजन में, यानी ये रीजन कौन सा, एम्प्यूला रीजन। उसके बाद से एम्प्यूला से इस्थमस की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, इस तरफ जब हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना, इस डायरेक्शन में हम कहाँ से बढ़ रहे हैं, एम्प्यूला टू इस्थमस रीजन में हम बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, वहाँ पर क्या हुआ बताइए, वहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखो ब्लास्टोमियर बन रहे हैं, ठीक है, ब्लास्ट 4 सेल स्टेज, यहाँ डी वाला 4 सेल स्टेज आ गया। फिर ई वाला जो है वो मॉड्यूला स्टेज आ गया, है ना, ई वाला जो है वो मॉड्यूला स्टेज है। तो मॉड्यूला स्टेज कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, इस्थमस में बन रहा है। इस्थमस किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का। अंडरस्टूड और नॉट, मॉड्यूला कहाँ बन रहा है, इस्थमस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फिर देखो यहाँ एफ में देखो मॉड्यूला कहाँ आ गया, यूट्रस में। कब आया मॉड्यूला यूट्रस में, अप्रॉक्सीमेटली 5th डे पे आया। और उसके बाद से जी वाला देखो, जी क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट कहाँ बना, यूट्रस में। कब बना, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7th डे पे ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, और 7th डे पे ही SCG प्रोड्यूस कर रहा है ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट। और एच में देखिए ब्लास्टोसिस्ट का इम्बेडमेंट हो गया, यस और नो, ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो गया, इम्बेडमेंट हो गया। ये जो डायग्राम है ये ब्लास्टोसिस्ट का है, जिसमें ये जो है ये ट्रोफोब्लास्ट है, T फॉर ट्रोफोब्लास्ट। ये जो है ये आपका इनर सेल मास है, ये जो कैविटी है ये ब्लास्टोसील कैविटी है, और ये जो सेल्स हैं, है ना, ट्रोफोब्लास्ट की ये जो सेल्स हैं, ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं ये वाले, इसको हम सेल ऑफ रॉबर बोलेंगे। सेल्स ऑफ रॉबर आर द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट दैट इज कनेक्टेड टू द embryonal knob or inner cell mass that actually are sticky and helps in implantation। तो ये समझ में आया, मॉड्यूला कहाँ बना, फैलोपियन ट्यूब में। ब्लास्टोसिस्ट कहाँ बना, यूट्रस में। अब देखो यहाँ पर देखो, The embryo with 8 to 16 blastomere is called morula। मोर्यूला वर्ड मलबेरी से आता है, शहतूत, उसी के जैसा दिखता है ये। और मोर्यूला कितना डॉटर सेल का होता है, कितना ब्लास्टोमियर का होता है, 8 to 16। द मोर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड
and transforms into blastocyst as it moves further into uterus. यानी blastocyst कहाँ बना uterus में. The blastomere in the blastocyst are arranged into outer layer जिसको trophoblast बोलेंगे and inner group of cell attached to trophoblast जिसको inner cell mass बोलेंगे. The trophoblast layer gets attached to endometrium. Very very important line. इसमें examiner can confuse you. मैंने आपको वहाँ भी बोला था, लिखवाया भी है नोट्स में. आप मेरे साथ नोट्स अगर लिखे होगे तो बहुत अच्छी बात है, रोक रोक के लिखना. The trophoblast layer gets attached to the endometrium and inner. देखो कौन सा लेयर अटैच हो रहा है एंडोमेट्रियम के साथ, ट्रोफोब्लास्ट. अगर एग्जामिनर यहाँ देता है कि द इनर सेल मास गेट अटैच टू द ये एंडोमेट्रियम तो फॉल्स हो जाएगा. ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रायो. इनर सेल मास का कौन सा पार्ट डिफरेंशिएट होगा एम्ब्रायो में, epiblast. Okay, after attachment the uterine cell divide rapidly, मैंने बताया था, and covers the blastocyst. As a result the blastocyst become embedded in the endometrium, धस जाएगा पूरी तरह से यूट्रस में, एंडोमेट्रियम के यूट्रस में, और इसी को इम्प्लांटेशन बोलेंगे एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी. तो कौन सा इवेंट प्रेगनेंसी को लीड करेगा, इम्प्लांटेशन. ठीक है. अब देखो ये जो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोग पढ़ सकते हैं. इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास जो कि एम्ब्रायो बना रहा है वो डिफ्रेंशिएट करेगा आउटर लेयर जिसको एक्टोडर्म बोलेंगे और इनर लेयर जिसको एंडोडर्म बोलेंगे. अब मीजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. मीजोडर्म जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आ जाएगा और मीजोडर्म बाद में बन रहा है. समझ में आ रहा है. दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज या ऑर्गन्स इन एडल्ट. प्लीज़ रिमेंबर यही 3 लेयर से सारे एनिमल टिश्यू बनेंगे. 4 एनिमल टिश्यू होते ही हैं, ये इन्हीं 3 जर्म लेयर से बनेंगे. इट नीड टू बी मेंशन, मैंने बताया भी आप लोग को हियर, दैट इनर सेल मास कॉन्टेन्स सर्टेन सेल जिसको स्टेम सेल्स बोलते हैं, और स्टेम सेल्स हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ये सारी बातें मैंने कर ली हैं, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है. ठीक है. देखो अगर आपको पढ़ना है ना तो थोड़ा 30% NCERT से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और आपको डेडिकेटली होके पढ़ना पड़ेगा. मैं चाहती तो आपको बहुत छोटा छोटा चीज़ बता के एक्स्ट्रा नहीं भी बताती, क्लीवेज के बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर देती है ना, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ ये सब चीज़ें करना. मैं चाहती हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन हो, है ना. और ये यूट्यूब चैनल मैंने इसीलिए बेसिकली ओपन किया है कि बहुत सारे लोग जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम वो इसको फ्रीली एसेस कर सकें, है ना. मैं बाद में चलकर आपसे क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी. 2 लेक्चर और लगेगा और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद मैं MCQ का भी एक सेशन रखूँगी जिसके अच्छे लेवल होंगे, नीट लेवल का होगा या नीट से अच्छा लेवल होगा, क्योंकि नीट में अभी जो क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आ रहे हैं, रटने वाले कम आ रहे हैं. तो आपकी एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए. आपको रटना नहीं है कुछ भी बायोलॉजी में. समझ में आ रहा है कि नहीं. और मेरे साथ आपको ये मैं श्योरिटी देती हूँ, अभी तक कोई भी क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं आया है. समझ में आ रहा है कि नहीं. तो ये आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा. और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है कि नहीं. अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलेगा. मुझे आखिर में कैसे पता चलेगा कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग माई लेक्चर्स और नॉट. तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि इस यूट्यूब चैनल की रीच बढ़ सके. अंडरस्टूड कमेंट करके लिखिए, ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर करिए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, है ना. नेक्स्ट क्लास में हम प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में भी देखेंगे. यहाँ अभी तक जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा, आई होप. ठीक है. तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.